हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, जिसके अंतर्गत हम हड़प्पा चरण के महत्व को देखेंगे। इसके बाद हम इसके केंद्र की सामान्य विशेषताएं क्या थी इसकी बात करेंगे। उसके बाद इसके हड़प्पा सभ्यता के जो नगर और उपनगर थे उनको विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इसके अलावा इसकी शिल्प उत्पादन पद्धति क्या थी, तकनीक क्या रही, हड़प्पाकालीन जीवन निर्वाह पद्धतियों में विविधता कैसी थी और हड़प्पाकालीन व्यापार तंत्र क्या था, इसकी बात करेंगे। तो इन सबको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब यदि हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक चरण की, तो हम देखेंगे कि इस सभ्यता से जुड़े प्रारंभिक स्थलों की खोज सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुई। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े स्थलों में 1022 स्थलों की जानकारी हमें प्राप्त है, जिनमें 406 पाकिस्तान में है और 616 हिंदुस्तान में पड़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहे जाने का निश्चित रूप से ये अभिप्राय नहीं है। ये मतलब नहीं है कि ये सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा में पनपी हो या इससे जुड़े सभी अन्य स्थल हड़प्पा से साम्य रखते हों। मृदभांड सबसे लोकप्रिय शिनाख्त माना जाता है हड़प्पा सभ्यता की, और हड़प्पा सभ्यता से जुड़े सबसे लोकप्रिय मृदभांड लाल पर काले रंग के रंगे डिज़ाइन वाले हैं और जिन पर अंकित ज़्यादातर प्रतीक चिन्ह जाने माने हुए हैं। इसके अलावा हड़प्पा संस्कृति को लेकर अनेक विद्वानों के अपने अपने मत हैं। हड़प्पा सभ्यता को एक जटिल सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, जिसमें कम से कम इसे 3 चरण में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है, दूसरा परिपक्व हड़प्पा या फिर हड़प्पा सभ्यता और तीसरा उत्तर हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को लेकर प्रत्येक विद्वान ने अपने अपने मत रखे हैं, अपने अपने विचार रखे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन मार्शल की। जॉन मार्शल ने बलपूर्वक निवेदन किया कि सिंधु सभ्यता का भारत की भूमि पर बहुत लंबा इतिहास रहा है, लेकिन दूसरी ओर हड़प्पा सभ्यता के विकास के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने संशोधित बंटवारे के सिद्धांत का अधिक महत्व दिया। जो संशोधित बंटवारे का जो महत्व था, वितरण के का जो सिद्धांत था, उसे अधिक महत्व दिया। वहीं व्हीलर के अनुसार लोगों के स्थान पर विचारों के आगमन को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि हड़प्पा वासियों के समक्ष यह मॉडल उपस्थित था, जिसके आधार पर उन्होंने सभ्यता की रचना की। हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच बहुत सी विभिन्नताएं हैं। मेसोपोटामिया की लिपि, कांस्य के उपयोग की अधिकता, आवासीय योजना तथा नहरों का व्यापक प्रयोग हड़प्पा सभ्यता से मेल नहीं रखता। पूर्व हड़प्पा सभ्यता में आवासीय क्षेत्रों के चारों ओर सुरक्षा दीवारें बनाई जाने लगी थीं। यातायात के लिए चक्के वाले वाहनों का उपयोग होने लगा था तथा सुधार व्यापारिक तंत्र के प्रमाण मिलने लगे थे। तो वहीं रफीक मुगल का विचार था कि पूर्व हड़प्पा काल वस्तुतः हड़प्पा संस्कृति के प्रारंभिक अथवा निर्माणाधीन काल के रूप में देखा जा सकता है। इसीलिए इस काल या उस काल की संस्कृति को पूर्व हड़प्पा के स्थान पर प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति कहना अधिक उचित होगा। रफीक मुगल का विचार था कि पूर्व हड़प्पा काल जो है वो हड़प्पा संस्कृति की जो शुरुआत करता है तथा निर्माण काल के रूप में देखा जा सकता है। इसीलिए इस काल को या फिर उस काल को पूर्व हड़प्पा के स्थान पर प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति कहना ज़्यादा सही होगा। और ये काल लगभग 3200 से 2600 सहस्राब्दी सन पूर्व के बीच निर्धारित किया जा सकता है। प्रारंभिक हड़प्पा काल का अध्ययन हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण काल की आधारशिला के रूप में तो किया जा सकता है, किंतु पृथक अलग रूप से भी एक पुरातत्व विज्ञान में इस काल का अपना एक महत्व है। तो वहीं राखीगढ़ी के प्रारंभिक हड़प्पा काल से योजनाबद्ध बस्तियाँ, मिट्टी के ईंटों की संरचनाएं तथा कालीबंगन एक के समान मृदभांड मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर कुछ भी उत्कीर्ण नहीं है, जबकि मृदभांडों पर भित्तियाँ बिरे खुदे हुए हैं। तो हड़प्पा काल में राखीगढ़ी से योजनाबद्ध बस्तियाँ मिली हैं, मिट्टी के ईंटों की संरचनाएं मिली हैं, कालीबंगन फर्स्ट के समान मृदभांड भी मिले हैं, मृदभांड मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। और यहाँ से प्राप्त मोहरों पर कुछ भी खुदा हुआ नहीं है, लेकिन मृदभांडों पर अभिलेख खुदे हुए हैं। यहाँ पर एक खुले क्षेत्र से भूमि पर सजे हुए कुछ ठीकरों की उपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ बच्चों द्वारा पिट्ठू का खेल खेला जाता था, जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बच्चों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। अब यदि हम बात करें हड़प्पा केंद्रों की सामान्य विशेषताओं की, तो हम देखेंगे कि
आमरी, लोथल, चन्होदड़ो और रोजड़ी जैसे स्थलों का आकार 5 से 10 हेक्टेयरों के बीच है। अनगिनत हड़प्पा केंद्रों का आकार इनसे भी छोटा है। तो आमरी, लोथल, चन्होदड़ो और रोजड़ी जैसे जो स्थल थे हड़प्पा सभ्यता के, ये 5 से 10 हेक्टेयर के बीच थे और ये बहुत छोटे केंद्र में रहे। हड़प्पा सभ्यता के केंद्र थे ये, और अनगिनत हड़प्पा केंद्रों का आकार इनसे भी छोटा था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो जो था वो 200 हेक्टेयर, हड़प्पा 150 हेक्टेयर, गनवेरी वाला 81.5 हेक्टेयर, राखीगढ़ी 80 हेक्टेयर और धोलावीरा 100 हेक्टेयर थे और हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े केंद्र कहे जा सकते हैं। वहीं धोलावीरा के चारों तरफ की गई मजबूत किलाबंदी और उसके गढ़ चित्र में पाए जाने वाले प्रस्तरीय स्तंभ, जो उसके गढ़ चित्र में जो प्रस्तरीय खंभे खड़े हुए हैं, वो अपनी भव्यता के कारण इन्हें हड़प्पा के अन्य स्थल से अलग करते हैं। हड़प्पाई संरचनाओं में प्रयुक्त ईंटों के आकार की समरूपता आज भी आश्चर्यचकित करती है। इसके अलावा पहले माना जाता था कि हड़प्पाई शहरों के जो मकान और सड़कें खास तरह की ग्रिड शैली में बनाए गए थे, जिसमें सड़कें उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम में बनाई जाती थीं, लेकिन वास्तव में मोहनजोदड़ो में भी ऐसी ग्रिड पट्टी देखने को नहीं मिलती। हड़प्पाई नगरों की सड़कें हमेशा बिल्कुल सीधी नहीं होती थीं और ना ही वे हमेशा 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थी, और फिर भी एक निश्चित प्रकार की योजना पर आधारित हड़प्पा नगरों का निर्माण हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक बहुत ज़्यादा निश्चित प्रकार की योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुई थी। तो जहां मकानों में सामान्यतः 4 गुना 14 गुना 28 सेंटीमीटर के ईंटों का और वहीं नगर के प्राचीरों में 10 गुना 20 गुना 40 सेंटीमीटर वाली ईंटों का प्रयोग हुआ। लोग विभिन्न आकार वाले मकानों में रहते थे, किंतु सभी मकानों के बीच में आंगन की सुविधा थी। घरों की दीवारें और खिड़कियां छोटी गलियों में खुलती थी। मुख्य सड़कों पर खुलने वाले द्वार अपवाद के रूप में देखे जा सकते हैं। जो भी दरवाजे जिन घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे उनको अपवाद के रूप में देखा जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कुछ मकानों में तो सेलखड़ी और संगमरमर की नक्काशी देखी गई है। ऐसे स्लैब ईंटों के बीच में फंसाकर लगाए जाते थे। इसके अलावा स्नानागार और शौचालय का उपयोग यद्यपि लोगों की दिनचर्या का अंग रहा है, फिर भी प्राचीन इतिहास की अधिकांश पुस्तकों में इसकी चर्चा नहीं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के अनेक घरों में या घरों के समूह के लिए पृथक अलग स्थान, स्नान क्षेत्र और शौच क्षेत्र बनाए गए थे। स्नान के लिए नालियों के साथ चबूतरे कुओं से सटे कमरों में बने थे। स्नान क्षेत्र का फर्श सटी हुई ईंटों से बने थे जो कमरे के किनारे होते थे। हड़प्पाई बसावट की एक अन्य विशेषता अच्छी तरह बनाए गए गलियों और सड़कों के साथ साथ सुनियोजित जल निकास प्रणाली का निर्माण रहा है। तो हड़प्पाई बसावट जो थी वहाँ पे एक और अलग विशेषता थी। ये तो विशेषता थी कि वहाँ की जो नगर योजना थी वो बहुत योजनाबद्ध बनी थी। इसके अलावा वहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत सुनियोजित थी। यहाँ पे सबसे छोटे कस्बों और गाँवों में भी नालियों की व्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। और रोचक बात यह है कि वर्षा के पानी की निकासी के लिए अलग रूप से नालियाँ बनी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जल निकासी के पाइप टेराकोटा के बने थे। वहीं मुख्य नालों के ऊपर ईंट और पत्थरों के मेहराब नुमा स्लैब बने होते थे। हड़प्पा वालों ने पीने के पानी और नहाने की व्यवस्था बृहद स्तर पर की थी, बहुत बड़े स्तर पर की हुई थी। कई प्रसिद्ध संरचनाओं में स्नानागार और इसके लिए पानी की जो व्यवस्था थी वो बहुत दृष्टिगोचर होती है। इससे अनुमान लगता है कि वे व्यक्तिगत सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक थे, बहुत ज़्यादा सचेत थे। यदि हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के नगर व उपनगर की, तो जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि मोहनजोदड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता के 200 हेक्टेयर का सबसे बड़े केंद्र में था। तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी से 5 किलोमीटर हटकर स्थित है। आद्य ऐतिहासिक काल में ये नदी शायद इस स्थान के बिल्कुल करीब से बहती थी। मोहनजोदड़ो से 2 पुरातात्विक टीले मिले हैं। मोहनजोदड़ो का पश्चिमी टीला जमीन से 12 मीटर ऊंचा है। इनको गढ़ या सिटाडेल के नाम से जाना जाता है। इस हिस्से में बनी संरचनाएं मिट्टी और मिट्टी की ईंटों से बनाए गए कृत्रिम आर्टिफिशियल चबूतरे पर स्थित है, जिसका आकार 400 गुना 200 मीटर है। मोहनजोदड़ो के सिटाडेल में उपस्थित
संरचनाएं आज भी हड़प्पा सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे लोकप्रिय संरचनाएं हैं। महास्नानागार का आकार 14.5 गुना 7 मीटर तथा अधिकतम गहराई 2.4 मीटर है। इस आयताकार टैंक के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बहुत चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं। शायद ये विश्व में वाटरप्रूफिंग का पहला उदाहरण रहा है। अगर हम मोहनजोदड़ो की अलग से बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो स्नानागार थे वो स्नानागार वाली सड़क पर ही 10 वर्ग मीटर आंगन एवं जिसमें 3 बरामदे हैं। स्नानागार से निकटता और इस भवन की विशालता को देखते हुए ऐसा मान लिया गया है कि ये मोहनजोदड़ो के प्रमुख पुरोहित या पुरोहितों का निवास स्थान था, जिसको कॉलेज ऑफ प्रीस्ट या पुरोहितों का महाविद्यालय की संज्ञा दी गई थी। सिटाडेल के दक्षिणी हिस्से में 27 गुना 27 मीटर का लगभग एक वर्गाकार भव्य कक्ष है, जो सभागार या असेंबली हॉल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मोहनजोदड़ो के जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर निचला नगर जो 80 हेक्टेयर में फैला हुआ है और चारों तरफ से प्राचीर से घिरा हुआ है। यहाँ अलग अलग आकार के घर दिखाई देते हैं जो संपत्ति और हैसियत के अंतर को प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा एक पुरातत्वविद हैं जेनसेन, उनके आकलन के अनुसार, इन्होंने आकलन किया था 1989 में, इनके अनुसार मोहनजोदड़ो में 700 से अधिक कुएं थे, अर्थात प्रत्येक 3 मकानों के लिए औसतन एक कुआं था। कुओं की गहराई औसतन 10 से 15 मीटर थी और कई मोहल्लों में मुख्य सड़क के किनारे सार्वजनिक कुएं भी बने थे। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि इन कुओं पर लोग जमा होकर पानी के भरने के साथ साथ आपस में खबरों का भी लेन देन या फिर बातचीत करते होंगे। इसके अलावा कालीबंगा से टेराकोटा, शंख, सेलकड़ी इत्यादि की चूड़ियाँ मिली हैं, जिनसे प्रमाणित होता है कि चूड़ी निर्माण का एक बड़ा केंद्र था कालीबंगा में। वहीं हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के एक शुष्क प्रवाह मार्ग पर बनावली स्थित है। यहाँ मिली सुरक्षा दीवारों के बीच का हिस्सा 300 गुना 500 मीटर है। बनावली हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ स्थित सिटाडेल क्षेत्र और निचले नगर के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी है। बनावली के बहुत सारे घरों से अग्निकुंड मिले हैं। तो वहीं राखीगढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में है, से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। दुर्ग टीलों के चारों ओर कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, जिसके अंदर कई चबूतरे, ईंटों से निर्मित कुआं, विभिन्न आकारों की नालियां आदि चिन्हित की गई हैं। यहाँ मनका बनाने की एक कार्यशाला भी मिली है, जिसमें 300 अर्धनिर्मित मनकों के अलावा अगेट, कार्नेलियन, चेल्डेस्नी पत्थरों को गर्म करने के लिए अंगीठी आदि प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा इस स्थल के अन्य हिस्सों से हड्डी, हाथी दांत, बारहसिंगा के सींग आदि मिले हैं और यहाँ तक कि यहाँ अस्थि निर्मित वस्तुओं का भी शिल्प कार्य होता था। अब यदि हम बात करें हड़प्पाकालीन शिल्प और तकनीक की, तो हम देखेंगे कि हड़प्पा क्षेत्र में बादामी तथा ब्लैक एंड रेड जैसी अनेक श्रेणियों के मृदभांड पाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः कुम्हार की चाक पर बनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न मृदभांडों के उपयोग के विषय में अनुमान लगाए गए हैं। बड़े जार का प्रयोग अनाज संग्रह या पानी रखने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण पहचान उनके द्वारा बनाए गए टेराकोटा वस्तुओं से हटेरकोटा की मानवीय कृतियों में स्त्रियों की मूर्तियाँ, सबसे अधिक उपलब्धियाँ टेराकोटा की चूड़ियाँ भी लोकप्रिय थी। इसके अलावा जो है वो पत्थर की कारीगरी भी एक महत्वपूर्ण शिल्प था हड़प्पा सभ्यता में, और धोलावीरा से प्राप्त चमकीले पॉलिश वाले स्तंभों के अवशेष पत्थर पर कुशल कारीगरी का परिचय देती हैं। चर्ट के ब्लेड बनाने में हुई तकनीक की प्रक्रिया को निर्देशित रिज तकनीक के नाम से जानते हैं। इनका प्रयोग चाक और हंसिए के रूप में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख शिल्प कही जा सकती है ये। अधिकांश मोहर वर्गाकार या आयताकार हैं। मोहरों पर चित्रांकन उत्कीर्ण किया जाता था। सामान्यतः सभी मोहरों से संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुए हैं। संक्षिप्त मतलब छोटे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चनहुदड़ो और लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। चनहुदड़ो और बालाकोट शंख के शिल्प के मुख्य केंद्र थे। शंख से बनी चूड़ियाँ हड़प्पाई लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। इसके अलावा गुजरात प्रांत के नागेश्वर, कुंतसी, धोलावीरा, रंगपुर, लोथल और नागवाड़ा तथा बक्सरा
शंख सीप से जुड़े शिल्प के हड़प्पाकालीन केंद्र थे। अब यदि हम बात करें हड़प्पाकालीन जीवन निर्वाह पद्धतियों की विविधता की, तो हम देखेंगे कि कृषि ही हड़प्पा सभ्यता की जीवन प्रणाली का मुख्य आधार था, किंतु पशुपालन और आखेट भी लोकप्रिय थे। जहाँ नदीय और समुद्री भोजन उपलब्ध था, वहाँ उनका प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा स्थलों से कुबड़ और बिना कुबड़ वाले मवेशियों, भैंस, भेड़ और बकरी जैसे पालतू जानवरों के अवशेषों की प्राप्तियाँ हुई हैं। मवेशी और भैंस सबसे महत्वपूर्ण पालतू जानवर थे। इनसे मांस और दूध मिलता था और बोझ उठाने वाले पशुओं के रूप में भी इनका उपयोग किया जा रहा था। कुत्तों की मृण मूर्तियों की प्राप्ति से इनके पालतू होने का संकेत मिलता है। तो अब यदि हम इसकी हड़प्पाकालीन व्यापार तंत्र की बात करें, तो हम देखेंगे कि हड़प्पा का जो व्यापार तंत्र था वो अनाज और अन्य खाद्य उत्पादनों का व्यापार उस काल की नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सक्रिय और जीवंत रूप से संचालित किया जा रहा था। 2 चक्के वाली गाड़ियां यातायात की सबसे प्रमुख साधन थी। इन गाड़ियों के कांस्य और टेराकोटा मॉडल कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। व्यापारी अपना सामान निश्चित रूप से कारवा में बैल, भेड़, बकरी और गधों पर लादकर लंबी दूरी तक ले जाते थे। विभिन्न आकार के नावों को हड़प्पा की मोहरों के रूप में दिखाया गया लोथल से नाव मॉडल भी मिला। इसके अलावा अगर हम इसके व्यापार तंत्र को देखें, तो हमने जैसे कि यहाँ पे देखा कि अनाज और अन्य खाद्य उत्पादनों का जो व्यापार था वो बहुत सक्रिय था और जीवंत रूप से चल भी रहा था। 2 चक्के वाली गाड़ियाँ जो थी वो यातायात का वहाँ पे साधन थी और इन गाड़ियों के कांस्य और टेराकोटा मॉडल कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। व्यापारी जो थे वो अपना सामान निश्चित रूप से गधों, बैल, भेड़, बकरी इन सब पर लादकर लंबी दूरी का व्यापार करते थे। वहीं नाव भी मिली है, नाव के साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि नावों से भी व्यापार चलता था। इसके अलावा हड़प्पावासी ओमान प्रायद्वीप से भी व्यापार कर रहे थे। अल नर से हड़प्पा के कार्नेलियन मन के मिले हैं। यहाँ से वर्गाकार मोहर भी मिला है। इस इलाके में मैसर का ताम्र निर्माण केंद्र भी हड़प्पा सभ्यता के प्रभाव का बौद्ध कराता है। ओमान से क्लोराइट के पात्र यानी कि बर्तन और मोती आयात किए जा रहे थे। मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा के व्यापारिक संबंध के लिखित दस्तावेज और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो मेसोपोटामिया के दस्तावेजों में मेलुहा से आयातित वस्तुओं में लाजवर्द, कार्नेलियन, तांबे और हाथी दांत की बनी वस्तुओं इत्यादि का उल्लेख है। तो जो हड़प्पाकालीन व्यापार तंत्र था वो कुछ इस प्रकार से था। निष्कर्ष: हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति में नगरीकरण का विकास पूर्व हड़प्पा के अर्धनगरीय तत्वों के गर्भ से हुआ था। नगरीकरण के बाद उत्तर हड़प्पा काल के बीच एक संतुलन बना रहा। उत्तर हड़प्पा सभ्यता नगरीकरण के तत्वों के क्रमिक रूप से जुड़ा रहा। उत्तर हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीकरण के तत्वों में क्रम से चल रही थी, किंतु कृषि आधार के आकर्षक विविधीकरण के द्वारा इसकी विशिष्ट पहचान भी बनती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।